हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2, जिसमें हम करने वाले हैं अपने आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2017 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था। जनवरी 2017 का जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में आपके जनवरी 2017 के पेपर 2, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम है ये हमारा जो जनवरी में हमारा एग्ज़ाम था उसको सीबीएसई कंडक्ट करती थी, और एनटीए से पहले जो ये एग्ज़ाम है हमारे एग्ज़ाम के तीन हमारे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके 3 पार्ट्स होते थे। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 इज़ योर जनरल पेपर, राइट। पेपर 2 एंड पेपर इज़ योर सब्जेक्ट पेपर। तो आज हम जनवरी 2017 का जो पेपर 2 है उसी को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज के हम सेशन में आप क्या है कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनसे सीख के जाओगे कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट जुड़िए हमारे साथ, लाइव आइए और अपने जो आंसर्स हैं उनको कमेंट करके बताना, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है, आपका लेवल क्या है, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो, कितने पानी में हो आप। क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में टीचिंग लेवल के अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो उन सभी एग्ज़ाम्स में से जो हमारा यूजीसी नेट है वो बिल्कुल ही टफेस्ट है। और जब से एनटीए आया है, एनटीए ने तो इस एग्ज़ाम का लेवल को और भी ज़्यादा हाई कर दिया है, राइट। तो अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो करना डेफिनेटली पड़ेगा ही। तो हमारे साथ आइए, आपको यहाँ पर हमने क्या है जो हमारे अक्टूबर में बिल्कुल लेटेस्ट 2020 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2019 में जो यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ है, 2018 और अब हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है 2017 की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर गाइस आप सभी भी इन सभी क्वेश्चंस को करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप इन सब की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है टीचर्स अड्डा पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आपको इसकी जो वीडियोस है वो मिल जाएंगी, राइट स्टूडेंट्स। ताकि इन क्वेश्चंस को करने से आपको क्या पता लगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एनटीए ने किस तरीके से कौन सी यूनिट से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हमारे जो पेपर 2 है, एनटीए ने तो अब क्या किया है, पहले 2 पेपर होते थे सब्जेक्ट के, पेपर 2 एंड पेपर 3, लेकिन अब एक ही एग्जाम होता है जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं और उन 100 क्वेश्चन में से 10 यूनिट है हमारी। और वैसे तो हर यूनिट से हमारा क्या है कि हमें हर यूनिट से हमारा क्या रहेगा, हर यूनिट से हमारे 10 के 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक यूनिट से 10 क्वेश्चन। लेकिन एनटीए क्या है, कभी कभी इसमें चेंज करती रहती है, कभी किसी यूनिट से 8 क्वेश्चंस पूछ लेती है, किसी यूनिट से 12 क्वेश्चन पूछ लेती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से आपको पता चलेगा कि एनटीए का एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एग्जाम में पूछे जाने जो क्वेश्चंस है उनका लेवल क्या है, किस यूनिट से जो क्वेश्चंस है वो इजी पूछे जाते हैं, किस यूनिट से आपके जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के आते हैं, और किस यूनिट से आपके जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल के रहते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट। सूरजमणि त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट से, प्लीज़ जो हमारी वीडियो है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के रिगार्डिंग, आप इन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियो सिर्फ आप ही जैसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो अगर ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगी तो इनका कोई रेलिवेंस नहीं, और उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने वाले आप लोग खुद ही हो। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने जो भी आपका सोशल मीडिया है उसके थ्रू, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो पेपर 1 की तैयारी करो चाहे वो पेपर 2 की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि मैं आपको यूजीसी नेट पेपर 1 भी करवाने वाली हूँ और पेपर 2 भी करवाने वाली हूँ। और थोड़े ही टाइम में हमारा जो यूजीसी नेट है इसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारे पेड बैच शुरू होने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप सभी मुझसे पढ़ना चाहते हैं,
अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इन पेड बैच में खुद को एनरोल कीजिए फटाफट जितनी जल्दी, क्योंकि अर्ली बर्ड्स के लिए क्या है, अगर आप क्या है इस कोड को यूज करते हो Y337 जो कि मेरा कोड है, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको 77% की क्या मिलेगी, ह्यूज डिस्काउंट। क्या मिलेगी, ह्यूज डिस्काउंट। तो गाइज जितना, और ये भी सिर्फ उन्हीं के लिए जो अर्ली बर्ड्स है, जो स्टार्टिंग में ही अपने आप को क्या करेंगे, पेड बैच में एनरोल करेंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, राइट। और यूजीसी नेट का एग्जाम है वो कभी भी हो सकता है हमारा, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी की सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे सभी को पता है, राइट। तो अभी सिर्फ एनटीए को क्या करना है, एग्जाम को कंडक्ट करना, और वो एनटीए 15 दिन के नोटिस पर आपसे कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। सिर्फ आपको 15 दिन पहले नोटिस देगी कि हाँ इस दिन से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइज जितना जल्दी हो सके अपने आप को इन पेड बैचेस में एनरोल कीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए और अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। और यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर, नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करके फटाफट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कीजिए, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि आप सब जो टीचर्स हैं वो किसी भी कंट्री का क्या होते हैं, एक पिलर होते हैं जिसके ऊपर हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ हर एक चीज़ क्या है, बेस रहती है। क्योंकि एक टीचर ही है जो गाइड करता है कि हमारे आने वाला देश का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है, आप सभी कल को क्या बनोगे, हमारे देश का ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमारे देश के क्या बनोगे। तो गाइस फटाफट अपनी इस वीडियोस को, जो हमारी यूजीसी नेट की वीडियो है, आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको फर्स्ट पेपर भी करवा रही होंगी, सेकंड पेपर भी करवा रही होंगी, लेकिन यहाँ पर हम आपके सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से रिलेटेड आपको नहीं समझाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक नहीं, बल्कि आपको एजुकेटर बनाने में, कि आप एक सक्सेसफुल एजुकेटर कैसे बनो उसके बारे में आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं बल्कि समझना और सिखाएं, हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे, आपको समझाएंगे। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको, हाँ आपको एग्जाम को क्वालिफाई कराना है, सिर्फ एक टारगेट है कि हाँ स्टूडेंट्स आए हैं और उनका हमें यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना है। जी नहीं, सिर्फ यूजीसी नेट को क्वालिफाई नहीं करना बल्कि आपको एक सक्सेसफुल, कि एक टीचर, क्योंकि एक टीचर क्या है, आप कल को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके पढ़ाना है आप सभी को, तो आपको क्या है, एजुकेटर बनना हम सिखाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं है, हमारा ये टारगेट नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद टाटा बाय बाय, मैं आपको नहीं जानते आप हमें नहीं जानते, ऐसा नहीं है। हम आपको बिल्कुल एजुकेटर बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि चीज़ों को करना कैसे है, क्योंकि कल को आपको एजुकेटर बनना है, खुद उस लाइन में आना है, खुद टीचर बनना है, खुद लोगों को समझाना है, सिखाना है, उनकी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। तो यहाँ पर हम आपकी कॉन्सेप्ट, आपके लॉजिक, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को ही बिल्ड करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाना होता है, एक सक्सेसफुल टीचर किस तरीके से बना जाता है, आपकी कॉन्सेप्ट। क्योंकि गाइज सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कॉन्सेप्ट और आपकी नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है उसको बिल्ड करना और आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाना है, कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन आपसे जैसे भी मर्जी तरीके से पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को आंसर डेफिनेटली कर दोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो गाइज जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करोगे तभी लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा और तभी वो हमसे जुड़ेंगे। तो गाइज प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 के रिगार्डिंग हमारे जो कॉमर्स के क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप सभी को दिख ही रहा है, इसमें क्या है, एक लिस्ट 1 दी हुई है और एक लिस्ट 2 दी हुई है। इन दोनों लिस्ट को आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। 20 सेकेंड्स का टाइम है आप सभी स्टूडेंट्स के पास, फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट की, ऐसे इन तीनों में से आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आपके डायरेक्टली सिमिलर है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि देखने से ही पता चले, जो मर्सिडीज है और जो BMW है वो दोनों क्या है, कारें हैं, लग्जरी कारें हैं।
राइट तो दोनों के दोनों क्या हुए हमारे डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है जिसको हम एक जगह पे किसी दूसरी चीज को क्या कर सकते हैं यूज, यानी कि एक के प्लेस पे किसी दूसरी चीज को हम यूज कर सकते हैं। वो है हमारी ओला, टैक्सी एंड मेट्रो, यानी कि अगर आपको टैक्सी नहीं लेनी तो आप रेल से क्या कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। तो अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स में आएगा आपका ओला, टैक्सी एंड मेट्रो, रेल। एंड अनरिलेटेड जो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट में आएगा आपका पीवीआर एंड अम्यूजमेंट पार्क। तो आंसर है आपका, एंड द राइट आंसर इज आंसर फोर्थ। आंसर फोर्थ मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, सूरजमणि त्रिपाठी का बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ऐसे इसी तरीके से आंसर्स करते रहो। बियॉन्ड टाइम 20 सेकंड्स का आपको टाइम दिया गया, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं और आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जिनको हम जल्दी क्रैक कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन को करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो गाइज 20 सेकंड का हर क्वेश्चन पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलो कि आपको हर क्वेश्चन में 20 सेकंड ही लगाने और मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो उससे आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The marketing task which finds ways to alter the time pattern of demand through flexible pricing, promotion and other incentives is called। वह विपणन कार्य है जिसमें लोचपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जाता है, उसे कहते हैं। कि ऐसा कौन सा मार्केटिंग टास्क है जिसमें हम डिमांड के पैटर्न में चेंज करके, प्राइस में चेंज करके, प्रमोशन में चेंज करके, इंसेंटिव्स को चेंज करके अपनी जो डिमांड है उसको इंक्रीज करते हैं। ऐसा कौन सा टास्क है, ऐसा एक मार्केटिंग का टास्क जिसमें हम अपनी जो डिमांड है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? प्राइस है उसको फ्लेक्सिबल करके, प्रमोशन को करके और इंसेंटिव्स को बढ़ा के। तो ऐसी मार्केटिंग को हम कहते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। क्या कहेंगे ऐसी मार्केटिंग को? सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहां पर आप अपनी डिमांड को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, यानी कि उसको फ्लेक्सिबल रख के, उसमें चेंज करके आप अपनी डिमांड को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। जी हाँ, मनीषा पंचाल का बिल्कुल सही आंसर आया, वेल डन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर अ फर्म टू लूज इट्स मार्केट शेयर टू कॉम्पिटिटर्स। कि इनमें से कौन सा रीजन आपका नहीं है जिसकी वजह से एक फर्म अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली मार्केट शेयर को लूज नहीं कर सकती। यानी कि एक फर्म अपनी मार्केट शेयर को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली लूज ना करने का उसका रीजन क्या है? रीजन क्या होगा? रीजन नहीं होगा, सॉरी। तो अगर कोई फर्म अपने कस्टमर की जो नीड्स है उनको क्या कर रही है, कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है। अगर कोई फर्म अपने कस्टमर्स की जो नीड्स है उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है तो सिर्फ एक वही रीजन हो सकता है कि एक फर्म अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली अपने मार्केट शेयर को लूज ना करे। तो आंसर है आपका फर्स्ट। A product or model is perceived by the target customer group as satisfying need। कि अगर एक कंपनी, एक फर्म अपनी टारगेट जो कस्टमर ग्रुप है उनकी नीड्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली जो मार्केट का शेयर है उसको लूज नहीं करेगी। सेकंड में है जैसे कस्टमर्स नॉट बीइंग कवर्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी कवर ही नहीं करती है कस्टमर को तो डेफिनेटली लूज करेगी। कस्टमर्स में हैव बीन लॉस्ट टू कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू पुअर सर्विसेज। अगर फर्म क्या करती है, पुअर सर्विस देती है तो भी वो मार्केट शेयर को लूज करेगी, राइट। और ऑल द अबव आर करेक्ट रीजंस फॉर गिविंग कंडीशंस, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग का, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और डाइवर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप।
नमस्ते जी, नमस्ते जागृत श्रीवास्तव। आंसर कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए क्या आंसर रहेगा। एंड द आंसर इज फर्स्ट, इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी इज वेल फाइनेंस्ड मार्केटिंग एफर्ट्स। इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है वेल फाइनेंस्ड मार्केटिंग एफर्ट्स। बी का आएगा आपका थर्ड, प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजी, सिलेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, की जो रिसोर्स है उनको सिलेक्ट करना। उसके बाद आएगा जी आपका सी का फोर्थ, हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी, नॉट वारंटिंग सब्सटेंशियल न्यू रिसोर्सेज, एंड डाइवर्स स्ट्रेटेजीज, नो रिसीविंग ऑफ न्यू रिसोर्सेज। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलाबोरेटेड वर्जन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन मीनिंगफुल कस्टमर टर्म्स इज कॉल्ड। सार्थक उपभोक्ता शब्द के रूप में अभिव्यक्त किसी विचार, यानी कि कोई भी विचार है, राइट कोई भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आई और उस कॉन्सेप्ट से को आप क्या करते हो, एक मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म देना चाहते हो, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहोगे। सार्थक उपभोक्ता शब्द के रूप में अभिव्यक्त किसी विचार के विवर्धित रूप को क्या कहा जाता है। प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट आइडिया और प्रोटोटाइप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस प्लीज आंसर कीजिए, सही करो या गलत करो डजेंट मैटर, यहाँ पर कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। प्लीज आंसर इट, आंसर इट गाइज, आंसर इट। गलत दोगे तो भी आप ही का बेनिफिट है, सही दोगे तो भी आप ही का बेनिफिट है। मोहित सिंगला और सूरजमणि त्रिपाठी दोनों का बिल्कुल सही आंसर आया है, दैट इज योर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बधाई हो आप दोनों को, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following combinations of rules stands true while preparing schedule of changes in working capital? कि जब आप schedule of changes in working capital को prepare कर रहे हो उस टाइम पे कौन सा रूल आपका सही है, यानी कि वर्किंग कैपिटल को प्रिपेयर करते हुए कौन सा रूल आपका सही है। एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, कि अगर आपकी क्या है करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, बढ़ेगी। बिल्कुल सही है ये। इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, जी नहीं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही। अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, सॉरी, अगर आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। इसमें होता है आपका पॉजिटिव रिलेशन, और करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल में होता है आपका नेगेटिव। तो ए एंड सी और डी भी आपका गलत है, तो राइट आंसर इज सेकंड, ए एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया। बीर सिंह नमस्ते जी, नमस्ते। स्टूडेंट्स प्लीज आप सभी भी, बीर सिंह, सूरजमणि त्रिपाठी, जागृत श्रीवास्तव, मनीष पंचाल, मनीषा पंचाल, आप सब गाइज, राज सर, राज स्टार, आप सभी गाइज प्लीज आंसर करो। आप सभी, आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे, आंसर करो। आंसर करने से ही पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा, कहाँ पर स्टैंड करे हो, कितने पानी में हो आप। जब पानी में पता चलेगा तो तभी तो आप तैयारी करोगे ना, तभी तो बूस्ट मिलेगा आपको कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा गलत है तो ये चीज हमें पढ़नी है, राइट। तो आप सब प्लीज आंसर करो फटाफट, हरी अप, सही करो या गलत करो, करना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The primary motive of a company is using financial leverage is to magnify shareholders' return under favorable economic conditions. Assertion में आपका दिया गया है कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करने का सबसे पहला, सबसे प्राइम मोटिव क्या होता है, शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न को मैग्नीफाई करना अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही है कि कोई भी फर्म जो है किसी भी कोई भी फर्म अपनी कंपनी का अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को कब यूज करती है, इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपनी शेयर होल्डर की जो रिटर्न है, वेल्थ है, उसको इंक्रीज कर सके। लेकिन कब, वो सब उसकी क्या हो सॉरी गाइज, जब क्या हो, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया गया है रीजन। रीजन में क्या है, टू मैग्नीफाई
To magnify shareholders' return, fixed charges funds can be obtained at a cost higher than the firm's rate of return on net assets. कि हमारे जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर जो रिटर्न है वो तब भी इंक्रीज होंगे जब हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स चार्जेस फंड्स को ऑब्टेन हम तब करेंगे जब उसकी जो कॉस्ट है वो फर्म के रेट ऑफ रिटर्न से भी क्या हो, ज्यादा हो। यानी कि जो हमारे डेट है, डेट के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट भी हमारा क्या हो, ज्यादा हो। किससे? हमारे फर्म के रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट एसेट की कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट से भी ज्यादा अगर इंटरेस्ट की रेट हो तो उस सिचुएशन में भी जो हमारी फिक्स चार्जेस फंड्स है ये शेयर होल्डर्स के लिए क्या करेगी, रिटर्न को इंक्रीज करेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट है कम और जो उसको रिटर्न देना है, इंटरेस्ट देना है थर्ड पार्टी को वो है ज्यादा, तो वहां पर शेयर होल्डर के लिए रिटर्न नहीं बढ़ेगा। तो फर्स्ट है आपकी सही और सेकंड है आपकी गलत। एंड द राइट आंसर इज सेकंड। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। मोहित सिंगला एंड बीर सिंह दोनों का बहुत सही आंसर आया। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह से आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ। कि डेट फाइनेंसिंग हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों कहा जाता है? डेट फाइनेंसिंग को चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों कहा जाता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स आर नॉट पेएबल टू लेंडर्स। बताओ स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो डेट फाइनेंसिंग है वो हमारा किसकी वजह से होता है? टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जो हमारा डेट है, डेट के ऊपर हमें जो इंटरेस्ट पे करना होता है, कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स में से सबसे पहले क्या है, जो इंटरेस्ट है थर्ड पार्टी को देना है वो इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट बचेगी उस अमाउंट के ऊपर, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को क्या दिया जाता है? आपका टैक्स। तो ये टैक्स डिडक्टिबल होने की वजह से ही जो हमारा डेट है वो क्या हो जाता है? चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या होता है वो? चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। मनीषा पंचाल, मोहित सिंगला, बीर सिंह, तीनों का बिल्कुल सही आंसर आया। वेल डन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरजमणि त्रिपाठी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बस्टिंग। इनमें से क्या कैपिटल बस्टिंग से के मामले में सही नहीं है? कैपिटल बस्टिंग, फर्स्ट ऑप्शन आपका, कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। बिल्कुल सही, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में हम जो भी हमारी मशीनरीज है, एसेट्स है, उनको रिप्लेस करने के डिसीजन से ही रिलेट करती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न की इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सही। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रेलिवेंट। बिल्कुल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारी हम कंसीडर करके चलते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। कि एक प्रोजेक्ट में जो हमारी कॉस्ट हमने लगा रखी है वो कॉस्ट हमारी, उसको हम संक कॉस्ट नहीं मानते, जबकि वो हमारी संक कॉस्ट ही होती है। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनीषा पंचाल कह रही हैं फर्स्ट। जी नहीं, फर्स्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में हम जो हमारी मशीनरीज है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसी के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं कि हमें कौन सी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी में नहीं करनी है। और जब एक मशीनरी हमारी खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ फुलफिल हो जाती है, वो खराब हो जाती है, वो यूजफुल, उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो फिनिश हो चुकी है, तो हमें एक नई मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो वो उसे हम कहते हैं एसेट रिप्लेसमेंट। की एक एसेट जो हमारी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वो हमें सर्व नहीं करेगी, उसकी जगह पे किसी नई मशीनरी को, नई एसेट को लेके आना। तो कैपिटल बस्टिंग इसी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम डिफरेंट एसेट्स की एनपीवीज कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी और उसके रिटर्न्स हमें कितने पड़ेंगे। जिसकी हमें कॉस्ट मिनिमम पड़े और जो रिटर्न है वो हमें क्या पड़े? मैक्सिमम पड़े, उसी ऑप्शन को हम ऑप्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मनीषा पंचाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू असरटेन द वैल्यू ऑफ द फर्म। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स हैव अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू दैट सोर्स ओनली। कि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है हैव अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबकी एक अलग अलग कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कंप्राइज एनी रिस्क प्रीमियम। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें किसी टाइप का कोई रिस्क नहीं होता। लास्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिक डेटा फॉर एनपीवी टेक्निक। एनपीवी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बेसिक डेटा है। तो फर्स्ट भी आपकी सही है, सेकंड भी आपकी सही है और फोर्थ भी आपकी सही है, थर्ड आपकी गलत है। कैसे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसमें कहा गया कि डज नॉट कंप्राइज एनी रिस्क प्रीमियम, की कोई रिस्क नहीं होता, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिस्क होता है, रिस्क होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है। कि निम्नांकित में से कौन किसी संगठन में मानव संसाधन की गुणवत्ता नहीं है। मानव संसाधन की यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कि उनका जो बिहेवियर है टू स्टिमुली इज ऑफन इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। बिल्कुल, जो हमारा ह्यूमंस है उनके जो बिहेवियर है इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और अनप्रिडिक्टेबल भी। आप किसी सिचुएशन में किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, क्वालिटी होती है ये। तो दे डेप्रिशिएट विद द पासेज ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। कि स्किल्स के मामले में वो जैसे जैसे टाइम आपका पास होगा वैसे वैसे स्किल्स के मामले में वो क्या होंगे, डेप्रिशिएट। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके उल्टा होता है कि जैसे जैसे आप किसी काम को जितना ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाओगे, एक्सपर्ट होते जाओगे, बार बार पासेज ऑफ टाइम के साथ साथ आपके जो स्किल्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्योंकि आपको कुछ टाइम के बाद विद द पासेज ऑफ टाइम आपको उस काम के करने के बिल्कुल छोटी छोटी जो बारीक चीजें होती हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बुक को पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, सेकंड टाइम पढ़ोगे और क्लैरिटी, थर्ड टाइम पढ़ोगे और क्लैरिटी, फोर्थ टाइम पढ़ोगे और क्लैरिटी। तो अगेन एंड अगेन विद द पासेज ऑफ टाइम जितना ज्यादा आप उस चीज को पढ़ोगे आपके जो स्किल्स है वो क्या होंगे, एप्रिशिएट होंगे, इंक्रीज होंगे, ना कि डिक्रीज। तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, गलत है। हेट्रोजीनियस होते हैं बिल्कुल, हर एक जो ह्यूमन है उसकी जो ह्यूमंस है उनकी जो समानताएं हैं, विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, थिंकिंग है, हर किसी की क्या होती है, अलग होती है, तो वो हेट्रोजीनियस है। रिटेनिंग क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज इज चैलेंज फॉर मैनेजर्स। बिल्कुल, जो क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको रिटेन करके रखना मैनेजर्स के लिए क्या होता है, एक चैलेंज होता है। तो राइट आंसर है आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HR प्लानिंग बेनिफिट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कि जो HR प्लानिंग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से बेनिफिट करती है, ये आपको कहाँ से मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट ये आपको दिखाता है कि HR प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि HR प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, किसी संगठन में मानव संसाधन आयोजन के लाभ निम्नांकित में से किस समुच्चय में प्रतिबिंबित होते हैं। पहला है आपका मानव संसाधनों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन। बिल्कुल, जो HR प्लानिंग है वो क्या करती है कि जितनी भी हमारी डिमांड है और सप्लाई है उनमें क्या बना के रखती है, बैलेंस। क्या बना के रखती है, बैलेंस। HR प्लानिंग से ही कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी डिमांड कितनी और सप्लाई उनमें क्या बना के रखती है, बैलेंस। तो पहली स्टेटमेंट तो है आपकी सही। कर्मचारियों और कार्मिक संबंधी नीतियों के विवेचनात्मक निरंतर आकलन के प्रबंध की अबाध्यता। नॉन कंपल्शन ऑन मैनेजमेंट टू एक्सेस क्रिटिकली एंड कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉय। जी नहीं, कंपल्शन होती है कि वो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको कॉन्टिन्यू और क्रिटिकली क्या करे, उनको एक्सेस करे। तो ये आपकी है गलत। थर्ड है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स आर अवॉइडेड। जी नहीं, जो एफर्ट्स और कन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी डुप्लीकेशन को अवॉइड नहीं किया जाता, बल्कि ये
किया जाता है कि जितने भी एफर्ट्स है वो एक ही बार के, वो दोबारा ना किए जाते। ए एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। ए एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम्स सच एज जॉब टाइटल, लोकेशन समरी, ड्यूटीज, मटेरियल्स यूज्ड, वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? कार्य का नाम जिसमें ये सारी की सारी क्या हो, हमारी जॉब की लोकेशन हो, जॉब का टाइटल हो, हमारी समरी हो, ड्यूटीज हो, मटेरियल्स हो, वर्किंग कंडीशंस हो, ये सब जो जिसमें हमारी शो की जाती है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी। जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी। मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आपको क्या करना है? मैच करना है। वेज फंड थ्योरी किसने दी थी? राइट। सब्सिस्टेंस थ्योरी किसने दी थी? रेजिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी किसने दी थी? और बार्गेनिंग जो थ्योरी है वेजेस की, वो हमें किसने दी थी? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। मनीषा पंचाल और सूरजमणि त्रिपाठी का आंसर आ रहा है थर्ड। तो राइट आंसर है आपका सेकंड। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। जो आपकी वेज फंड थ्योरी थी वो आपकी दी थी, वेज फंड थ्योरी दी थी आपकी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने। सब्सिस्टेंस थ्योरी दी थी आपकी डेविड रिकार्डो ने। रेजिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी दी थी आपकी फ्रांसिस वॉकर ने। एंड बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस दी थी आपकी जॉन डेविडसन ने। दैट इज योर राइट मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इज मेथड इज यूज्ड अमंग द फॉलोइंग टू डेवलप वेरियस एफिशिएंसी indices relating to contribution of human capital in meeting the organizational goals। क्या कहा गया कि संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानव पूंजी के योगदान से संबंधित विभिन्न कुशलता सूचकांकों को तैयार करने में निम्नांकित में से किस संगठनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये आपसे पूछा गया है कि टू डेवलप वेरियस एफिशिएंसी इंडाइसेस रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उनको मीट आउट करने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। एंड द राइट आंसर इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। क्योंकि जो हमारे ह्यूमंस हैं वो, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का क्या माना जाता है? रिसोर्स। क्या माना जाता है? रिसोर्स। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो ग्रो करेगी वो किसके बेस पे करती है? अपने ह्यूमंस के बेस पे करती है। तो ह्यूमंस को क्या माना जाता है? रिसोर्स। तो यही आपसे पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी को किस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं। उसे हम कहते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट को मैच आउट करना है। मैनेजरियल अप्रेजल क्या है, इकोनॉमिक अप्रेजल क्या है, फाइनेंशियल अप्रेजल क्या है, टेक्निकल अप्रेजल आपका क्या है? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। हरी अप, हरी अप। 5 4 3 2 एंड 1। आफरीन, गुड इवनिंग। बहुत लेट आए, आधी से ज्यादा क्लास आपकी जा चुकी है, एंड पे हैं हम। बहुत लेट आए हो आप, टाइम से आया करो। 4:30। एंड द राइट आंसर इज थर्ड। थर्ड इज योर राइट आंसर। थर्ड इज योर करेक्ट
आंसर। जो मैनेजरियल अप्रेजल है, मैनेजरियल अप्रेजल का मतलब क्या है आपका, एनालिसिस अबाउट ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, की एक एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स है, एक एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स को एनालाइज करना इज योर मैनेजरियल अप्रेजल। एंड इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, राइट। फाइनेंशियल अप्रेजल मीन्स एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। एंड टेक्निकल एनालिसिस इज डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री एफ्लुएंट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन गाइज। मैं अभी आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इन क्वेश्चंस का तो आप आंसर नहीं दे रहे हो, लेकिन जो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसका आंसर प्लीज दीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को जैसे पता है कि जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की जो क्लास है वो क्या होती है, 4:30 पे होती है डेली, राइट। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी जो यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की जो क्लास है वो 4:30 पे होती है। तो क्या हम जो इसका जो टाइमिंग है, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि जो हमारी जो क्लास का टाइमिंग है इसको मॉर्निंग में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि अगर हम अपनी जो क्लास की टाइमिंग है वो मॉर्निंग में रख दें, अभी इवनिंग में हमारी 4:30 पे चल रही है, अगर आप सब एग्री हैं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हाँ हमारे जो यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की जो क्लास है वो मॉर्निंग में होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स एग्री है प्लीज़ वो एग्री या फिर लाइक करके बताएं, और जो एग्री नहीं है वो भी बताएं जो एग्री नहीं है, राइट। हरी अप गाइस, फटाफट बताइए कि अगर हम अपनी यूजीसी नेट की क्लास है पेपर 2 की, अगर हम इसको मॉर्निंग में करें तो क्या आप सभी इसी के लिए एग्री हो। मॉर्निंग में अगर हमारी जो क्लास है वो 10:30, 11:30 या 12 o'clock या 11 o'clock, ये कोई भी टाइमिंग रह सकता है, 10:30, 11:30, 11 o'clock और 12 o'clock, कोई भी टाइमिंग आपका हो सकता है। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, कि अगर हम जो टाइमिंग है हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो हम अपनी टाइमिंग है उसको हम अगर सुबह का रखें तो आप लोग एग्री हो या नहीं। एग्री हो तो प्लीज़ लाइक, एक जो थंब है उसका इम्प्रेशन दो, थंब इम्प्रेशन है उसको दो जो लाइक का है, और वीडियो को लाइक करो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाँ अगर मॉर्निंग में क्लास के लिए एग्री हो या नहीं, सिंपल आपको ये बताना है यस और नो। एग्री हो तो यस लिख दो, अगर एग्री नहीं हो तो नो लिख दो। हरी अप। बाकी स्टूडेंट्स आप सभी बताएं प्लीज, मॉर्निंग या इवनिंग, यस और नो। मॉर्निंग के लिए कौन कौन चाहता है वो यस करे, और जो इवनिंग के लिए चाहता है वो नो करे। दो स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया है, सूरजमणि त्रिपाठी यस कह रहे हैं, आफरीन नो कह रही हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप सभी प्लीज मुझे अपना आंसर दीजिए ताकि क्लियर कट पता चल सके कितने स्टूडेंट्स एग्रीड हैं और कितने स्टूडेंट्स डिसएग्री हैं। मेजॉरिटी जो कहेगी उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी क्लास रहेगी, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में। अभी तो इक्वल है, एक स्टूडेंट यस कह रहा है, एक स्टूडेंट नो कह रहा है। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बता दीजिए क्या चाहते हो आप, मॉर्निंग में क्लास रखें या ना रखें। चलो जी करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आप सबसे तो एक कमेंट भी नहीं होता एक सिंपल से क्वेश्चन के लिए। हाइट से हम आप सबके लिए इतना कुछ प्रिपेयर करके लेते हैं, इतनी मेहनत करके आते हैं, और आप सब एक कमेंट करके नहीं बता सकते कि क्या आपको क्लास सुबह चाहिए या शाम को चाहिए। ना आप लाइक करते हो वीडियो को, ना ही आप शेयर करते हो। लेट्स सी रिलेशनशिप बैंकिंग, फर्स्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 बताया गया है। कॉलम 1 और कॉलम 2 रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, रिलेशनशिप बैंकिंग क्या है, मर्चेंट बैंकिंग क्या है, इंडिजीनियस बैंकिंग क्या है और डेवलपमेंट बैंकिंग क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। रिलेशनशिप बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। एक आएगा आपका फोर्थ मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ए का आएगा आपका फोर्थ, बी का आएगा आपका थर्ड, व्यापारी बैंकिंग इश्यू प्रबंधन के व्यवसाय में कार्यशील है, सी का आपका रहेगा फर्स्ट एंड डी का आपका रहेगा सेकंड। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर IFCI एक्ट वाज अमेंडेड इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल टू प्रोवाइड असिस्टेंस इंटर आलिया फॉर मेडिकल हेल्थ एंड अदर एलाइड सर्विसेज, कि अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य सहायक सेवाओं के लिए सहायता मुहैया कराना संभव करने के क्रम में IFCI अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? संशोधन किया गया था 1986 में। IFCI जो एक्ट है उसमें हमारा जो संशोधन है वो किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी वाज सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ IDBI, कि सिडबी को IDBI की सब्सिडरी के रूप में किस काम के लिए बनाया गया था? टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग, टेक ओवर द वेंचर कैपिटल ऑपरेशंस ऑफ ICI, रिकंस्ट्रक्ट द रिहैबिलिटेट एंड सीक एंड क्लोज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स फाइनेंस्ड बाय IDBI, फैसिलिटेट फाइनेंस एंड प्रमोट इंडियाज फॉरेन ट्रेड। एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट, कि जो भी हमारे IDBI के स्मॉल बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे उन सभी फंक्शंस को टेक ओवर करने के लिए सिडबी को IDBI की एक सब्सिडरी के रूप में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि जो हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट है, फॉरवर्ड है, संविदा आदि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं हमारे? लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। 5 4 3 2 एंड 1 एंड द राइट आंसर इज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ अ बैंक, कि जो भी हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट है, गारंटी है, फॉरवर्ड है, वो क्या होती है? हमारी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होती हैं। हमारी जो बैंक है, बैंक की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड फॉर द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। जो हमारी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें से हमारा कौन सा इनमें से सही है? यानी कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इनमें से किसकी बात करती है? फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिफर्ड अमंग डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचुरल एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोसेस्ड बाय देम, कि जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है डिफरेंट कंट्रीज की क्या होती है? डिफरेंट होती है, बिल्कुल सही है। राइट, एब्सोल्यूट जो कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हमारी यही कहते हैं कि हर एक कंट्री है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज सबके अलग अलग होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी सही। सेकंड में कहा गया, डिफरेंस इन नेचुरल एडवांटेज मैनिफेस्ट इन वेरिंग क्लाइमेट, कि जो हमारा नेचुरल डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लाइमेट अलग है, क्वालिटी ऑफ लैंड अलग है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी अलग है, वाटर अलग है, सभी रिसोर्सेज क्या है? अलग अलग है, इसी वजह से नेचुरल डिफरेंस रहता है। ये भी बिल्कुल सही। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज यही कहती है, डिफरेंस इन एक्वायर्ड रिसोर्सेज मैनिफेस्ट इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स अवेलेबल, कि जो हमारे रिसोर्सेज में डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से और स्किल्स की वजह से। ये भी हमारे क्या है? डिफरेंट होते हैं। तो ये भी आपकी क्या है? ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है? ठीक हैं।
तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 क्या कह रही है और लिस्ट 2 आपकी क्या कह रही है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो अभी की अभी हमने पढ़ा है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कह रही है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या कहती है, और लिंटॉफ पैराडॉक्स आपका क्या कहता है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपकी कहती है अ कंट्री हैविंग ए डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी, कि ग्रेटर एफिशिएंसी की वजह से ही वो प्रोडक्शन करती है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट। ए का आपका रहेगा सेकंड, बी का होगा फोर्थ, कि तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत किसी देश को ऐसी वस्तु के उत्पादन और निर्यात में विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें उसमें सर्वाधिक सापेक्ष लाभ प्राप्त हो। सी का आपका रहेगा थर्ड, घटक वृत्ति दान किसी देश को उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से देश के ही भीतर बड़े पैमाने पर उत्पादन के घटक उपलब्ध हो। और लियंटिफ का पैराडॉक्स कहता है श्रम सघन वस्तुओं के यूएस निर्यात पर आधारित अनुभवजन्य साक्ष्य घटक वृत्तिदान सिद्धांत को चुनौती देता है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट, अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना। अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो, ऑटोनॉमियस कैपिटल फ्लो, एसडीआर एलोकेशन एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए and the right answer is answer second. Second is your correct answer. Second. ए का होगा आपका थर्ड, accommodating capital flow, inflow of foreign exchange to meet the balance of payment deficit normally from the IMF. बी का होगा आपका फोर्थ, flow of loan and investment in normal course of business is your autonomous capital. सी का आपका रहेगा फर्स्ट, creation of international reserves assets by the IMF and their allocation among member countries in order to improve international liquidity. international liquidity को बढ़ाने के लिए क्या करती है SDR allocation. statistical discrepancy is your second. तो second is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिम्स. ट्रिम्स एग्रीमेंट रेफर्स टू कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि ट्रिम्स समझौता विदेशी निवेशकों पर लगाई गई शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करता है. राइट उसके बाद बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है वो कौन सी कंडीशंस को या रेस्ट्रिक्शंस को करता है, जो हमारी क्या है फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि ट्रिम्स की हमारी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इन्वेस्टमेंट मेजर्स. तो ट्रिम्स एग्रीमेंट रेफर्स टू कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स. पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया ट्रिम्स एग्रीमेंट स्पेसिफिकली forbids imposing restrictions on operations of an enterprise which result in protecting domestic products and making imports disadvantages. कि ट्रिम्स समझौता विशेष रूप से किसी उद्यमी
के प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने को मनाही करता है, जिसके फलस्वरूप घरेलू उत्पाद को संरक्षण मिलता है और आयात करना अलाभप्रद बन जाता है। और राइट आंसर है आपका कि क्योंकि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी सही हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज द मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टिल टैक्स रिफॉर्म्स वर टेकन ड्यूरिंग 90s। राइट कि 90 के दशक में कर सुधार होने तक अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाला राजस्व कर राजस्व का बड़ा स्रोत था। बिल्कुल सही कि रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज द मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टिल टैक्स रिफॉर्म्स वर टेकन ड्यूरिंग 90s। Traditionally, India's tax regime relied heavily on indirect taxes, including custom excise। कि पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनली इंडिया का जो टैक्स रिजाइम है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता था, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स पे, जिसमें कस्टम और एक्साइज को इंक्लूड किया जाता था। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी क्या है, सही है। अब ये बताओ कि ये इसको एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि इसमें भी किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, और उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स की ही आपकी बात हो रही है। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो गाइज ये थे आपके जनवरी 2017 का जो हमारा एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आज हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमसे पूछिए, कहीं पर कोई डाउट है तो वो भी हमसे पूछिए, राइट। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। जो भी आपके सोशल जिन भी आप FB से, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, जहाँ से भी आप इसको शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ, ताकि उन सबको पता चल सके कि UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स के कोचिंग जो है अड्डा 247 ने स्टार्ट कर दी है, राइट। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइज। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल।